ओके। हेलो हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है? ओके। तो नीट वन शॉट सीरीज जो हमने शुरू किया था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है किस में, क्रैश कोर्स में। अब मतलब वो पूरा का पूरा एक क्रैश कोर्स का स्ट्रक्चर लेगा। पिछले वीडियो में मैंने अनाउंस भी किया था। तो बेसिकली नीट 2026 के लिए तुम्हें तुम्हें 2026 के लिए तुम्हें जो भी फिजिक्स का मटेरियल चाहिए, फिजिक्स का जो क्रैश कोर्स बेसिकली करते हो, तो ये एकमात्र क्रैश कोर्स होगा। इसमें हम सारी चीज़ें करेंगे जो तुम्हें फॉलो, मतलब ये एकमात्र क्रैश कोर्स होगा जो तुम्हें फॉलो करने की ज़रूरत है फॉर नीट 2026। इसमें हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, थियरी भी करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। टेस्ट के लिए मैं तुम्हें पेपर भी दूंगा कि जो तुम खुद से टेस्ट दे सकते हो, और फिर उसका डिटेल सॉल्यूशन भी दूंगा जिसे तुम एनालाइज कर सकते हो। तो जो भी चीज़ें तुम्हें ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मिलेगी, सारी गाइडेंस मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ पूरा नीट एग्जाम तक साथ रहूँगा। अब पिछले वीडियो में मैंने अनाउंस भी किया था कि ये क्रैश कोर्स का स्ट्रक्चर, शेड्यूल बेसिकली कि कब कौन से वीडियो आएंगे, कब कौन से वीडियो आएंगे, तो उसके लिए मैंने बोला था कि अगले वीडियो में मैं अनाउंस करूँगा। पर अभी भी उस पर काम चल रहा है, मतलब टाइम टेबल जैसा कि ये बन रहा है, कौन कौन से वीडियो आ गए हैं, कौन कौन से वीडियो किस दिन आएगा, थोड़ा सा और बाकी है। तो एकदम फाइनलाइज करके ही मैं अनाउंस करूँगा। तो अगले वीडियो में ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएगी और तुम्हें मैं कंप्लीट PDF दे दूंगा जिसमें पूरा का पूरा शेड्यूल होगा कि कब कौन सा वीडियो आने वाला है और कब ख़त्म करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 3 मई को तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम है, तो उसका हम कोशिश करेंगे कि 25 अप्रैल के आसपास इसको फिनिश करें, ताकि तुम्हारे पास फिर भी 1 वीक का टाइम रहेगा फॉर एक्स्ट्रा रिवीजन, और कुछ भी छूट छाट जाए तो वो सब चीज़ें रिवाइज करने के लिए। 25 तक पूरा थियरी, सारे चैप्टर के थियरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस टेस्ट डिस्कशन भी यहाँ पे हम करेंगे। तो जो भी तुम्हें जो चाहिए वो सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक, यहाँ पे। तो अगर फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ ये एकमात्र चीज़ होगा जो कि तुम्हें फॉलो करने की ज़रूरत है फॉर फिजिक्स नीट 2026। ठीक ठीक है। तो अब जैसे कि पहले, अभी तक हम सिर्फ थियरी वीडियो कर रहे थे, बहुत सारे चैप्टर्स के थियरी वीडियो ऑलरेडी आ गए हैं। तो ये पहला वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में 2 चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, बारी बारी से करेंगे। पहले हम इस चैप्टर को लेते हैं, फिर इसके सारे चैप्टर का सारे प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम में बहुत सारे सेलेक्टेड प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट करके रखा है, साथ में कुछ PY क्यूज भी होंगे, जो इंपॉर्टेंट PY क्यूज है वो भी होगा, और कुछ नॉन PY क्यूज, मोस्टली मतलब नॉन PY क्यूज PY क्यूज का मिक्स होगा। ठीक, और सारे क्वेश्चन काफ़ी सेलेक्टेड हैं कि मतलब जो स्टैंडर्ड पैटर्न है जिस पे क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन हमने उठा रखे हैं। ठीक, तो बात क्लियर हुआ, बात समझ में आई। और भी कुछ अगर इससे डाउट है कि तुम्हें मतलब ये चीज़ होगा या नहीं होगा, वो चीज़ होगा या नहीं होगा, तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, उसको क्लेरिफाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक, और इसके अलावा तुम्हें और भी कुछ मटेरियल चाहिए या फिर कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट में बता सकते हो, वो भी तुम्हें प्रोवाइड की जाएगी। नीचे एक वेबसाइट भी होगा, वो भी चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक होगा, वो भी चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हें इंपॉर्टेंट मटेरियल मसाला जो है, प्रीमियम मटेरियल मसाला, प्रीमियम टेस्ट तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और वो हल्ला गुल्ला नहीं करना है कि मतलब इसका है उसका है, चुपचाप तुम्हें मिल रहा है, डाउनलोड कर लो और अपना पढ़ाई करो। ठीक ठीक है। तो फर्दर बकवास किए बिना चलिए क्वेश्चन करने के सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक, तो पहले हम इस चैप्टर की पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक ठीक है। जो क्वेश्चन है वो भी टॉपिक वाइज भी अरेंज्ड है, जैसे टॉपिक वाइज ही हम करेंगे सीक्वेंस में। तो जैसे कुलम्स लॉ के रिलेटेड फिर आगे ऐसे ही टॉपिक आते जाएगा। ठीक ठीक है। पहला सवाल, 2 आइडेंटिकल मेटल स्पेयर पॉजेज +60 कूलम एंड -60 कूलम ऑफ चार्ज, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड बाई 10 सेंटीमीटर, द फोर्स बिटवीन देम विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। 2 मेटल स्पेयर है। ठीक, सवाल क्या दे रखा है कि 2 मेटल स्पेयर है, एक पे +60 कूलम चार्ज है और एक पे +60 कूलम चार्ज है और एक पे -20 कूलम चार्ज है। दोनों को सटाया गया है आपस में और फिर उसको कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया गया, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सटा के। अभी सटाया नहीं गया है। अगर दोनों को सटाओगे आपस में तो क्या होगा कि मतलब चार्ज का एक्सचेंज होगा, दोनों आइडेंटिकल है, तो 2 आइडेंटिकल मेटल स्पेयर है, तो जो चार्ज होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो पहले तो दोनों को जब सटाओगे आपस में चिपकाओगे तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज जो होगा समेशन ऑफ द 2 चार्ज, मतलब +60
प्लस -20, तो जो टोटल चार्ज होगा वो +40 कूलम का होगा। अब ये जो टोटल चार्ज है ये आधा आधा दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 20 कूलम इस पे चला जाएगा +20 कूलम, और इस पे भी +20 कूलम चला जाएगा। ठीक, अब ये पुराना वाला चार्ज था, ये ख़त्म। अब नया जो चार्ज होगा सटाने के बाद दोनों पे इतना चार्ज हो जाएगा, और इन दोनों को इतना डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया गया। अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, तो फोर्स का सिंपल फार्मूला KQ1Q2/R²। अब अप्लाई कर देंगे तो जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में F इज इक्वल टू KQ1Q2/R²। ये फार्मूला होता है। K की वैल्यू क्या 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू क्या 20, Q2 की वैल्यू क्या 20/R²। R की वैल्यू क्या 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10/100 मीटर हो जाएगा। ही वैल्यू हमेशा मीटर में पुट करेंगे। 10/100 मतलब 1/10, तो 1/10 का स्क्वायर R²। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, 36 इंटू 10⁻, कितना होगा ये 10⁹9, 10, 11, और ये नीचे से भी 2 आ जाएगा, तो 11 + 2 13, तो 10⁻13 न्यूटन फोर्स है। तो यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन। तो 36 × 10⁻13, 36 × 10⁻13 मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब ये समझ में आया। सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल, 2 चार्ज स्पेयर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस R एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर। ठीक है, तो 2 चार्ज स्पेयर है, दोनों R डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ़ दे आर इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, कि मतलब ये जो दोनों चार्ज स्पेयर है इसको पानी में मतलब किसी लिक्विड में डुबा दिया गया, घुसेड़ दिया गया, डुबा दिया गया, तो क्या हो रहा है कि दोनों, और जिस लिक्विड में घुसाया गया मतलब डुबाया गया उसका जो एप्सिलॉन R है रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ही होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या दे रखा है 5। ठीक है, देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन देम, तो पानी के अंदर या फिर उस लिक्विड के अंदर उन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, लेट्स से F' बोल देते हैं। वो F' की वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कि अगर किसी दो चार्ज को किसी मटेरियल मीडियम में घुसेड़ दिया जाए तो जो नया फोर्स होता है वो पुराने वाले फोर्स डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। ये रिलेशन हमने थियरी वीडियो में भी देखा था। ठीक, कि जो फोर्स होता है बेसिकली वो एप्सिलॉन R से डिवाइड कर देते हैं, तो वो नया वाला फोर्स, पहले फोर्स अगर F था, अगर उसको किसी मीडियम में तुमने डुबाया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R है, तो जो नया वाला फोर्स होगा उन दोनों के बीच में जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, पुराना वाला फोर्स डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक, तो सिंपल F' जो होगा वो F/एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या 5, तो F/5 के बराबर हो जाएगा। सिंपल F/5 मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल बोल रहा है 2 चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम एंड -200 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ कॉर्नर B एंड C ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। अच्छा, तो मान लेते हैं कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है A, B और C। ठीक, और इसके कॉर्नर पे B और C पे ये चार्ज प्रेजेंट है, मतलब B पे है +200 माइक्रोकूलम और C पे -200 माइक्रोकूलम चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, C of a equilateral triangle of side are placed at B and C of an equilateral triangle ABC of side 0.1 मीटर, मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका जो साइड का लेंथ है वो भी दे रखा है 0.1 मीटर। ठीक है, द फोर्स ऑन ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट A, मतलब A पे अगर कोई चार्ज प्लेस कर दिया जाए कितना +5 माइक्रोकूलम, तो इस पे जो फोर्स होगा वो कितना लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, इस चार्ज पे ये कितना फोर्स लगा रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, ये कितना फोर्स लगा रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, पहले किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अगर डायरेक्शन की बात करें तो कौन सा डायरेक्शन होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, तो मतलब ये वाला डायरेक्शन होगा। मैं इसको थोड़ा सा इधर खोपचे में ले लेते हैं, ये वाला,
तो जो फोर्स होगा वो इधर आएगा इस चार्ज की वजह से, ठीक। इस चार्ज की वजह से फोर्स किधर होगा, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव होगा मतलब फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो ये दो फोर्स का डायरेक्शन हो गया, यही दो फोर्स इस चार्ज पे लग रहा है, अब दोनों को ऐड करना है। तो अब तुम देखोगे कि लेट से इस फोर्स को अगर मैं एफ बोल दे रहा हूँ और इसको क्या बोले, एफ बोले अगर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। पहले हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगा इधर होगा और इसकी वजह से डायरेक्शन जो होगा वो इधर होगा, ठीक। अब जरा मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा एफ, लेट से उसको F1 बोल देते हैं, इसको F2 बोल देते हैं। तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। के क्यू वन मतलब 200 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, के क्यू वन क्यू टू 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 0.1 स्क्वायर। ये F1 हो गया, F1 की मैग्नीट्यूड। F2 की मैग्नीट्यूड बोले तो क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, सेम के क्यू वन क्यू टू, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो क्यू वन मतलब कितना, 200 × 10⁻⁻⁶ इंटू क्यू टू 5 × 10⁻⁻⁶ एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 0.1 स्क्वायर। ये F2 हो गया। अब जरा मैग्नीट्यूड देखोगे दोनों का, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, मतलब ये पूरा का पूरा जो मसाला है एग्जैक्ट सेम है। तो मतलब F1 इज इक्वल टू F2 है बेसिकली, ठीक। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करना है तो एक तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हो कि √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, वो कितना होगा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का, ठीक। ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, क्योंकि ये दोनों का सम 180 डिग्री होना है, ठीक। तो दो फोर्स पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ टू वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है एफ नेट जो होगा वो क्या, दो वेक्टर ए और बी और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो कैसे ऐड करते हैं, √A² + B² + 2AB cos थीटा, सिंपल, ठीक। तो यहाँ पे √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा, थीटा मतलब 120 डिग्री यहाँ पे, ठीक। cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1/2। तो माइनस मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक। 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक। अब ये F1 और F2 का मैग्नीट्यूड तो बेसिकली इक्वल ही है, तो मतलब सबको तुम F1 लिख सकते हो, F2 को भी F1 लिख सकते हो। तो बेसिकली ये F2 जो होगा वो F1 के बराबर ही है, ठीक। तो ये F1² हो जाएगा और ये F1², तो ये -F1², ये +F1² कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी F1 के बराबर ही है और ये F2 है वो भी F1 के बराबर। अंदर बचा क्या, सिर्फ √F2² बोलो या फिर F1² बोलो, दोनों बराबर ही है। तो बाहर क्या आएगा, सिर्फ F2 आएगा या फिर F1 आएगा, ठीक। दोनों बराबर है, तो जो नेट फोर्स होगा वो बेसिकली F2 या फिर F1 के बराबर ही होगा। और जो F1 F2 है इसका वैल्यू हमें पता है, ये कोई भी वैल्यू उठाओ चेप दो इधर। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या, K की वैल्यू कितना होता है, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। K की वैल्यू कितना, 9 × 10⁻⁹। दोनों में से कोई भी कैलकुलेट करो, दोनों बराबर ही है। 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, 10⁻⁻12, ठीक। -12 और +9 कितना हुआ, -3, ठीक। तो ये सारा का सारा मसाला गया, ये गया, ये गया, ये गया, बचा क्या, 10⁻⁻3। ये जो मसाला है ऊपर आएगा 10⁻+2, क्योंकि ये 1/10 है और ऊपर आएगा तो मतलब 1/10 का स्क्वायर, तो ऊपर 100 हो जाएगा, तो 100 मतलब 10⁻²। तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा, 10⁻⁻1। ये दोनों मिलके 10⁻⁻1 बनेगा। अब बचा क्या मसाला में, 200 और 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 200, ये क्या हो जाएगा 1000 और यहाँ पे बचा है 10⁻⁻1, तो 1000 × 10⁻⁻1 और ये वाला 9 भी एक खोपचे में है इधर, तो ये 9, ये क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलके 100 हो जाएगा। तो 100 × 9 कितना हो जाएगा, 900। तो फाइनल आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 900 न्यूटन। 900 न्यूटन मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। आई होप कि चीज़ें
ज़िंदगी अच्छी जा रही है, चीज़ें समझ में आ रही है। थोड़ा सा अगर तुम्हें लगता है कि मैं फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ तो थोड़ा सा वीडियो पॉज कर सकते हो और खुद से सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि ठीक स्टैंडर्ड स्पीड से जा रहे हैं, मतलब और इससे ज़्यादा मतलब स्लो जाएंगे तो बहुत सारे लोग बोर हो जाएंगे। पर अगर तुम्हें लगता है कि फास्ट जा रहा हूँ, नीचे कॉमेंट में बताओ, क्योंकि ज़्यादातर लोग मतलब ज़्यादा भी मैं इतना बड़ा पॉपुलर इंसान हूँ नहीं, तो ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे नहीं। पर ऑफलाइन इंडस्ट्री में बेसिकली हम पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन में अभी नाम उतना है नहीं, तो ज़्यादा लोग नहीं फॉलो करेंगे। पर मास्टर पे भरोसा रखो, और अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो तुम और कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वो ज़रूर बताओ। तुम्हारे अकॉर्डिंग चीज़ें मैनिपुलेट की जाएगी, क्योंकि जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चीज़ें कराई जाएगी, ठीक। और मोर और लेस ये सबके लिए स्टैंडर्ड ही मतलब ठीक ठाक ही होगा, आई होप चलता है। क्योंकि ऑफलाइन इंडस्ट्री में मतलब ऑफलाइन में जो बच्चों को हम सामने सामने पढ़ाते हैं तो मतलब अच्छे से उनको समझ में आता है। ऐसे ही मतलब इतना स्पीड पे ठीक है। और अभी के टाइम पे तो थोड़ा सा स्पीड लाना ज़रूरी भी है, कि मतलब फाइनल एग्जाम आने वाला है, उसमें सॉल्व करने वाले हो तो अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छा खासा कंसंट्रेशन थोड़ा हाई करके सुनो ध्यान से, तो चीज़ें क्लियर होगी सारी, ठीक। ठीक है, अगला बोल रहा है कि टू चार्ज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट दिस एंड दिस, देन द नेट फोर्स बिटवीन देम विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। दो चार्ज है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब Q1 इज इक्वल टू लेट से Q2 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, माइक्रोमन 10⁻⁻6 कूलम, ऐसा दे रखा है। और दोनों P और Q पे सेपरेटेड है, उनके बीच का फोर्स पूछ रहा है। तो पहले तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो जो R होगा वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर, या फिर P माइनस Q, दोनों में से कोई भी कर लो, क्योंकि हमें R स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो पोजीशन वेक्टर होगा दोनों के बीच का, पहले वो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या दे रखा है, I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, ठीक, माइनस P का 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप, ठीक। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, R पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू I कैप को I कैप के साथ, तो 1 माइनस माइनस 2, तो वो क्या हो जाएगा -1I कैप, ठीक। J कैप देखे तो J कैप माइनस 3J कैप, तो 1 माइनस 3 माइनस 2J कैप। K कैप की बात करें तो माइनस K कैप, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस K कैप माइनस K कैप दैट इज इक्वल टू -2K कैप। पूरा का पूरा निगेटिव हो गया, माइनस कॉमन ले लें तो I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप, ऐसा कुछ आएगा, ठीक। ये R वेक्टर का पोजीशन मतलब मैग्नीट्यूड है। हमें क्या चाहिए, R स्क्वायर चाहिए। तो R स्क्वायर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली जो इसका मैग्नीट्यूड होगा R स्क्वायर, वो √A² प्लस B² मतलब X स्क्वायर RX RY RZ, इसका मैग्नीट्यूड अगर बेसिकली हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड √I कैप स्क्वायर प्लस J कैप स्क्वायर प्लस K कैप स्क्वायर, K कैप मतलब 2 का स्क्वायर, तो √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 2 4 4 8 1 9, तो ये 3 हो जाएगा ये R। तो हमें R स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस और उसका स्क्वायर आ गया बेसिकली। अब सिंपल हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स की फॉर्मूला क्या, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, K की वैल्यू कितना 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 मतलब 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर की वैल्यू कितना है 9, तो यहाँ पे 9 डाल देंगे। अब काट कूट करें तो ये क्या होगा, 9 से 9 कैंसिल, ये 10⁻⁻12 प्लस 9, तो 10⁻⁻3 हो जाएगा न्यूटन। तो न्यूटन के टर्म्स में ये हो जाएगा। ऑप्शन मैच करोगे तो कहीं पे दे नहीं रखा है, यहाँ पे कुछ डाइन वाइन दे रखा है। तो डाइन क्या होता है कि CGS यूनिट होता है फोर्स का। अब ये रिलेशन क्या होता है, रिश्ता कैसे होता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, चुड़ैल और डाइन जो भी, ठीक। मतलब ये SI यूनिट है और ये CGS यूनिट है, दोनों यूनिट फोर्स का ही है, ठीक। तो 1 न्यूटन को 10⁵ डाइन लिख सकते हो, ये भी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे डाइन में अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻3, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, तो 10⁻+5 यहाँ पे डालोगे तो क्या हो जाएगा 100 डाइन हो जाएगा, ठीक। तो 100 डाइन मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, तो मतलब D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो सवाल यहाँ पे ये
कंप्लीट हुआ। ठीक, चमक रहा है चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है 2 point charge A and B having charge plus Q and minus Q are respectively are placed at a certain distance apart. A force acting between them is F. ठीक है, मतलब दे रखा है कि एक प्लस Q चार्ज है और एक माइनस Q चार्ज है। दोनों के बीच का जो फोर्स है वो F लग रहा है, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। कितना डिस्टेंस पे रखे हुए हैं नहीं दिया है तो R मान लेते हैं। ठीक, अब आगे बोल रहा है कि इफ़ 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड टू B, मतलब पहला वाला A था ये और ये B है। अब बोल रहा है दूसरे वाले केस में कि A से 25% चार्ज B के तरफ अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या लगेगा। ठीक, तो ठीक है, अब पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं कि चार्ज ट्रांसफ़र करने के बाद ए के पास कितना चार्ज होगा और बी के पास कितना चार्ज होगा। अगर ए से हम 25% चार्ज ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं तो ए से 25% चार्ज कम हो जाएगा। तो जो नया चार्ज होगा ए के पास, लेट्स से उसको क्यू डैश बोल देते हैं या फिर कुछ नहीं बोलते हैं, सिंपल कैलकुलेट करते हैं। तो ए के पास चार्ज कितना बचेगा, ये पहले चार्ज था और अब इसमें से 25% घटा दो तो बचेगा चार्ज कितना, चार्ज कितना बचेगा Q माइनस क्यू बाई 4। ये कितना हो जाएगा 3Q/4। ठीक, ये होगा चार्ज A का, अब नया वाला चार्ज। ठीक, वैसे ही B के पास अब कितना चार्ज होगा, पहले से कितना चार्ज था -Q, साइन का भी ध्यान देंगे। और अब इस पे हम ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा चार्ज, कितना, इसका 25%, मतलब ये वाला जो चार्ज है वो इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस पे चार्ज कितना ऐड कर रहे हैं, Q का 25%, इतना चार्ज एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर रहे हैं। तो अब इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा -Q प्लस Q/4। तो ये कितना हो जाएगा -3Q/4। अब ये आई होप कि जोड़ने घटाने आता होगा, नहीं आता है तो वीडियो पॉज करके पहले जोड़ घटाओ सीखो। -4Q प्लस Q, तो ये कितना हो जाएगा -3Q/4। ठीक, तो ये नया चार्ज हो गया B का और ये नया चार्ज हुआ A का। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि दोनों के बीच का नया फोर्स क्या होगा। लेट्स से नया फोर्स को मैं F डैश बोल दे रहा हूँ। ठीक, तो F डैश की वैल्यू क्या होगी, KQ1Q2/R²। अगर पहले फोर्स F था तो इस F का एक्सप्रेशन क्या होगा, F का एक्सप्रेशन क्या होगा, K मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, साइन का इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो KQ1Q2 दोनों का चार्ज सेम है तो KQ2 हो जाएगा /R²। ये F था पहले। अब जो नया फोर्स है F डैश, उस F डैश का एक्सप्रेशन क्या होगा, अगेन K कलर K, Q की वैल्यू कितना 3Q/4 और ये चार्ज कितना है -3Q/4, पर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये भी कितना है 3Q/4, KQ1Q2/R²। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 9/16 KQ² और KQ² जो है वो देखोगे तो पहले क्या है, वो पुराने वाले फोर्स के बराबर है, F के बराबर है। तो ये 9/16 F हो जाएगा। तो जो नया वाला फोर्स है F डैश, वो F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/16 F। 9/16 F मतलब सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज से। लेट्स से 2 पॉइंट चार्ज दिस एंड दिस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन देम विल बी व्हाट। मतलब 2 चार्ज दे रखा है, पहले तो कितना 50 माइक्रोकूलम और 100 माइक्रोकूलम, दोनों कितना डिस्टेंस पर रखे हुए हैं 0.6 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इन दोनों के बीच में, एग्जैक्टली बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले तो दोनों का साइन देखें तो दोनों साइन पॉजिटिव है, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं किधर होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अगर बात करें तो इधर होगा। लेट्स इसको E1 बोल देते हैं। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो इसकी वजह से इधर होगा E2। तो जो नेट फील्ड होगा इस पॉइंट पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। ठीक, तो बेसिकली हमें E1 कैलकुलेट करेंगे, E2 कैलकुलेट करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E,
उसको E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1 कुछ भी लिख सकते हो। बेसिकली अगर साइन से जाओ तो इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव ले सकते हो, ठीक। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको E1 माइनस E2 लिख सकते हैं। लेट्स से इधर वाले को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। ठीक है, तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 क्या है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो KQ बाई आर स्क्वायर। KQ मतलब K और Q की वैल्यू कितना 50 माइक्रोकूलम, 50 मतलब 10⁻⁻⁶ KQ बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, टोटल 0.6 है तो आधा डिस्टेंस कितना होगा 0.3, तो यहाँ पे 0.3 का स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू क्या होगी इसकी वजह से KQ1 100 माइक्रोकूलम मतलब 100 × 10⁻⁻6 बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना 0.3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको खोपचे में लेते हैं ऊपर। अब K तो देखो कॉमन ले सकते हो दोनों में से, ठीक, और ये भी कॉमन ले सकते हो, नीचे का मसाला भी। और वैल्यू पुट ही कर देते हैं, K की वैल्यू कितना 9 × 10⁻9 और नीचे के मसाला कितना है 3 का स्क्वायर 9 और पॉइंट है तो 10⁻2 लिख सकते हो। और ये मतलब पूरा मसाला हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको कॉमन ले लिया, बचा क्या, ये वाला बचा। तो अंदर देखोगे तो ये 50 और 10⁻⁻6 भी दोनों में से कॉमन ले सकते हो। तो जितना कॉमन ले लो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो 10⁻⁻6 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या 50 माइनस 100। अब इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है पूरा पहले। अब ऐसा नहीं कि पहले तुम इसको पूरा सॉल्व करो, इसको पूरा सॉल्व करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो। पहले जो भी कॉमन हो सकता है खोपचे में निकालो और फिर सब्ट्रैक्ट करो, जीवन आसान होगा ऐसे। और ज़िंदगी ऐसे ही जीनी है, मतलब आसानी तरीके से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइनल आंसर मैटर करता है, तो ये जो छोटे छोटे टेक्निक है जिसकी वजह से टाइम सेविंग हो सकता है अगर 2-2 सेकंड का, वो भी अपने को करना है, ठीक। तो 50 माइनस 100 कितना हो जाएगा -50। नेगेटिव आ रहा है कोई बात नहीं, हम नेगेटिव्स के साथ ही लिखेंगे। तो 50 माइनस 100 कितना -50। और ये जो भी मसाला इधर बचा हुआ है ये सारा का सारा मसाला लिख देंगे। और ये सारे मसाले को थोड़ा अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁻6 ये ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, मतलब ये 10⁻2 जो है ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो 10⁻+2 + 9 कितना हो जाएगा +11 +11 -6 कितना हो जाएगा 5। तो ये 9 कैंसल। और लेट से पहले ये जो मसाला है यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। 9 कैंसल, 11 - 6 +5, तो ये बचेगा कितना 10⁻+5 इंटू -50। तो ये कितना हो जाएगा -50 और 5 को क्या लिख सकते हो, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो। ऊपर अगर आंसर देखेंगे यहाँ पे तो 10⁻6 + 6 - 6 के टर्म्स में ही दे रखा है, तो 50 × 10⁻6 में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक। न्यूटन पर कूलम ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब पहले तो यहाँ माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन का क्या मतलब है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेगेटिव वाले डायरेक्शन में है, दैट्स ऑल। ये पॉजिटिव डायरेक्शन हमने लेके रखा था, ये नेगेटिव डायरेक्शन लेके रखा था, तो मतलब फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस वाले डायरेक्शन में है, ठीक। बस नेगेटिव साइन का मतलब इतना ही है। और मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो मैग्नीट्यूड वाइज ये है, ऑप्शन में प्लस माइनस का कोई भी लोचा नहीं दे रखा है, सिर्फ प्लस साइन दे रखा है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड लेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। यूनिट जो होता है न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों ही यूनिट, दोनों ऐसा यूनिट है, 1 न्यूटन पर कूलम या फिर 1 वोल्ट पर मीटर, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड का ही यूनिट है और दोनों ऐसा यूनिट ही है, ठीक। तो जो ऑप्शन होगा यहाँ पे वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 50 × 10⁻+6। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, टू चार्ज दिस एंड दिस आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस दिस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज इज 0 एट अ डिस्टेंस ऑफ क्या, ठीक है। सवाल क्या दे रखा है कि दो चार्ज हैं ऐसे, एक है 10 माइक्रोकूलम का, एक है -90 माइक्रोकूलम का। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, छोटे वाले चार्ज से कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वो लोकेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर छोटे वाले चार्ज से इधर हम देखें, इसके इन दोनों चार्ज के बीच में, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है क्या, मतलब देखा जाए तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से किधर होगा, इस वाले डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड। और इस निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, उसी के तरफ होगा।
तो दोनों चार्ज की वजह से बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो से इधर ही रह रहा है, तो दोनों ऐड होगा तो कभी भी जीरो नहीं होगा इनके बीच में, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहा है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में कभी जीरो होगा नहीं। अगर हम इस साइड की बात करें इधर, तो इधर लेट से एक पॉइंट ले लेते हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर किस साइड होगा, इधर, टुवर्ड्स द चार्ज होगा नेगेटिव की वजह से, और अवे फ्रॉम द चार्ज होगा पॉजिटिव की वजह से। तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा डायरेक्शन में है, तो कैंसिल हो सकता है और इधर जीरो हो सकता है। ठीक, तो मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, तो इसकी वजह से लेट बोल देते हैं एक की वजह से E1, एक की वजह से E2, मतलब मान लेते हैं इसकी वजह से E1 बोल देते हैं, इसकी वजह से E2 बोल देते हैं। तो दोनों अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है, तभी एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब E1 इज इक्वल टू E2 है उस पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस x पे, तभी जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। E1 जो है वो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम E1 और E2 सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन तो हमने ऑलरेडी ले रखा है कि ये इधर है और ये इधर है। अब E1 और E2 हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड वाइज सिर्फ। ठीक, तो मैग्नीट्यूड वाइज E1 की वैल्यू क्या होगी, KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, KQ/R²। तो E1 क्या हो जाएगा, KQ की वैल्यू कितना, 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10⁻⁻⁶, KQ/R² मतलब x² इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, मतलब इसकी वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, KQ/R², Q की वैल्यू कितना, 90 × 10⁻⁻⁶, 90 माइक्रोकूलम। यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस साइन नहीं लेंगे, क्योंकि हमने जो निगेटिव साइन है वो ऑलरेडी हमने डायरेक्शन में इंक्लूड कर लिया है कि जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक, तो KQ/R², R की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस दिस। अब आंसर देखोगे तो सेंटीमीटर में ही दे रखा है, तो x को भी तुम सेंटीमीटर में मान लो। ठीक, तो x को भी सेंटीमीटर में माने तो सिंपल ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस होगा x + 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम इधर भी सेंटीमीटर में रख रहे हैं, इधर भी सेंटीमीटर में रख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों कैंसिल ही हो जाएगा। या फिर तुम यूजुअल प्रैक्टिस तो ये रखना चाहिए कि कहीं भी यूनिट तुम SI यूनिट में ही लो ताकि गड़बड़ी ना हो। यहाँ पे तुम सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसको अगर तुम x को तुमने सेंटीमीटर में लिया है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, और ये भी सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, और दोनों ही ये 100 जो है कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सेफ साइड हो, पर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होना चाहिए कि कभी भी तुम यूनिट ले रहे हो तो SI यूनिट में लो, ताकि मतलब गड़बड़ होने का चांस ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो k कैंसल, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ कैंसल, ये 0 0 कैंसल, बचा क्या, इधर बचा 1/x², और इधर क्या बचा, 9/x + 24²। ठीक, अब इसको अगर 9 नहीं 3/x + 24 का द होल स्क्वायर लिख सकते हो, 9 को तुम 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ऐसे इसको लिख सकते हो। अब इसको अगर लिखे, मैं इस वाले मसाले को अगर इधर लेके जाऊँ, तो ये वाला जो मसाला इसको इधर लेके आए, तो क्या बन जाएगा, x + 24/x का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करूँ तो क्या, 1 + 24/x, ये जो अंदर का मसाला है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x को नीचे डाल दूँ दोनों के, तो ऐसा हो जाएगा, का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर कैंसिल करोगे तो यहाँ पे +-3 आएगा, पर हम सिर्फ प्लस साइन लेंगे क्योंकि हम यहाँ डिस्टेंस में डील कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पे हम +3 लेंगे। ठीक, तो माइनस वाला ऑप्शन नहीं लेंगे। तो जो फाइनल आया अपना, तो 24/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 1 को अगर उधर भेजे तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, तो ये 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x = 2 इधर आएगा, तो मतलब 24/2 मतलब 12 सेंटीमीटर। तो जो x की वैल्यू होगी वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब सवाल कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दे रहा है, अ चार्ज ऑफ दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस दिस। ठीक है,
कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी, मतलब फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात की जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी कभी फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट अ 0.4 मीटर फ्रॉम द सेंटर एंड ऑल्सो एट द सेंटर। ठीक है, सवाल क्या दे रहा है, मतलब कोई रिंग है, उस रिंग पे टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 4 × 10⁻⁹, मतलब जो Q की वैल्यू है कितना, 4 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, इस रिंग का रेडियस दे रखा है कितना है, 0.3 मीटर, मतलब इस रिंग का रेडियस 0.3 मीटर है। अब इस बोल रहा है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है एक्सिस पे, मतलब इसका जो सेंटर है यहाँ पे, सेंटर से एक्सिस पे 0.4 मीटर अवे इस पॉइंट P पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है क्या होगा। ठीक, तो पहले एक्सिस पे पूछ रहा है तो एक्सिस पे कैलकुलेट करते हैं। एक्सिस मतलब इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, हमने थियरी वाले वीडियो में डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मतलब एक्सिस पे जो होगा वो क्या होगा, KQ/R² प्लस x² टू द पावर 3/2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे k तो वही k कांस्टेंट है, q क्या, टोटल चार्ज, x की वैल्यू क्या है, ये वाला डिस्टेंस x है, और r क्या है, कैपिटल R होगा, मतलब बेसिकली यहाँ पे कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ द रिंग, ये जो यहाँ पे रेडियस ऑफ द रिंग 0.3 दे रखा है, तो ये कैपिटल R है और ये x है। ठीक, ये कैपिटल R है और ये x है। अब वैल्यू पुट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P की वैल्यू क्या हो जाएगी, k मतलब 9 × 10⁹, q की वैल्यू कितना, 4 × 10⁻⁹, x की वैल्यू कितना 0.4 बाई R² 0.3 का स्क्वायर प्लस x² 0.4 का स्क्वायर का द होल स्क्वायर, का द होल स्क्वायर नहीं तो का द पावर 3/2, सॉरी। ओके, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो मतलब देखने में तो कुछ खतरनाक टाइप का लग रहा है पर आसानी है, सॉल्व करोगे तो काफ़ी इजीली हो जाएगा। ये देखो कट्टम कुटम 10⁻+9 10⁻⁻, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, बचा क्या 9 × 4 × 0.4, और नीचे क्या बचा, ये क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 कितना 25, मतलब 0.25 बन जाएगा। ये 0.25 को तुम 0.5 का स्क्वायर लिख सकते हो और बाहर है पावर 3/2, 2 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 0.5 टू द पावर 3, तो मतलब 3 बार, मतलब 9, ये कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 × 0.4 बाई 0.25 3 बार, मतलब 0.5 × 0.5 × 0.5। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करें तो क्या होगा, अब ये थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है, मतलब पॉइंट हटाओगे 3 बार तो ऊपर कितना आएगा 1000, ये एक पॉइंट हटेगा तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा पहले तो। ठीक, पेचीदा नहीं है, अब हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 चौका 100, ये कैंसिल ख़त्म। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या 4 4 जा 16, और 16 × 36 करें तो वो कितना हो जाएगा 16 50, मतलब 16 × 36 अपने को करना है, तो 16 6 जा 96, 6 हाथ में 9, 16 3 जा 48 प्लस 9 कितना हो जाएगा 57, और डिवाइडेड बाई 5। अब इसको करें तो क्या हो जाएगा, ये शायद मुंडी के ऊपर आ रहा हो तो इधर मैं लिख रहा हूँ, 5 से 1 7 1 और 2 26, सो 5 25 1 10 5 2, यानी कि 115.2 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा 115.2, 115.2 मतलब ये वाला ऑप्शन। बाकी देखो तो मैच भी नहीं हो रहा है, तो अगर तुम फाइनल एग्जाम में हो तो अगर तुम श्योर हो कि ये जो मेरा आंसर आया हुआ है सही है तो दूसरा वाला आंसर कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो मतलब क्योंकि एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है तो बाकी ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा। पर यहाँ हम सीखने के लिए कर रहे हैं तो हम सेंटर पे भी कैलकुलेट करेंगे। अब सेंटर पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये फॉर्मूला अगर तुम देखोगे तो इसमें x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो यहाँ पे नोमिनेटर ही 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर जो होता है वो जीरो होता है। तो दूसरा वाला आसानी है, मतलब जो लेट्स से सेंटर ओ बोल देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ कितना हो जाएगा, जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो होगा वो मतलब एक्सिस पे वो ये हो जाएगा। तो मतलब थर्ड वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल आगे बोल रहा है द इंसुलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एयर ब्रेक डाउन एट दिस, ठीक है, द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू द स्पेयर ऑफ रेडियस दिस इज अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा। मतलब बोल रहा है कि इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक डाउन, मतलब एयर पार्टिकल जो ब्रेक डाउन हो जाता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हवा में इससे ज़्यादा हो तो, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एयर सस्टेन कर सकता है बिना ब्रेक डाउन के। ठीक, अब बोल रहा है कि एक स्पेयर पे कितना मैक्सिमम चार्ज दे दे कि मतलब ब्रेक डाउन ना हो। ठीक, तो मान लेते हैं कि कैपिटल क्यू चार्ज दे सकते हैं स्पेयर पे। ठीक, मैक्सिमम चार्ज कैपिटल क्यू दे सकते हैं। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस स्पेयर की वजह से, इस स्पेयर की वजह से मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसको ई बोल देते हैं। तो ई का मैग्नीट्यूड क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या, रेडियस ऑफ द स्पेयर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है। तो जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए। मैक्सिमम हमें कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होना चाहिए, तो अब जाके वो चार्ज जो होगा वो हमें मैक्सिमम चार्ज मिलेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इतनी हो सकती है। तो 5 × 10⁵ इज इक्वल टू के की वैल्यू कितना, 9 × 10⁹ इंटू क्यू, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना दे रखा है, रेडियस कितना 0.3 मीटर है, तो आर की वैल्यू मतलब 3 का स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे आर में लिखा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो आर स्क्वायर। अब काट कुट करेंगे तो क्या, ये 3 का स्क्वायर 9, ये 9 खत्म, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको उधर भेज दें, तो उधर भेज देंगे तो क्यू की वैल्यू क्या, 5 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 10⁹ इजकल टू 5 × 10⁵ माइनस 9 इजकल टू व्हाट, -4, दैट मच कूलम। अच्छा, अब यहाँ पे आंसर जो है माइक्रो कूलम के टर्म में दे रखा है, तो माइक्रो मतलब क्या, 10⁻⁻6, तो उसके लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻4 है तो 10⁻2 और 10⁻2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो ऊपर मसाला बनेगा ये क्या बन जाएगा, 10⁻⁻6 जो कि माइक्रो कूलम है, और ये जो 10⁻2 है इसके साथ अगर भिड़ा दें तो 5 डिवाइडेड बाई 10⁻2 उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं इधर कैलकुलेट करता हूँ, इस साइड, उस साइड हो सकता है ना दिखे। तो ये जो मसाला है वो तो बन गया 10⁻6, और इसमें से जो 10⁻2 है वो ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो 5 × 100 कितना, 500 माइक्रो कूलम हो जाएगा ये। ठीक, ये माइक्रो और ये दोनों मिलके 500 हो जाएगा, तो 500 माइक्रो कूलम, मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, तो ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सिंपल से ही फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन भी है, सिर्फ फॉर्मूले अगर तुमने याद है, जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमने थियरी वीडियो में सारे ही फॉर्मूले कर रखे हैं, एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ा है। तो अगर वो सारे फॉर्मूले तुमने याद कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और जो प्रैक्टिस की वजह से थोड़ा बहुत छूट जाता है, तो अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए सारे तो मतलब यू आर रेडी टू गो, सारे ही क्वेश्चन तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, एक्सेप्ट 1-2% क्वेश्चन, मतलब 5-10% क्वेश्चन ओवरऑल पूरा पेपर का मिला के देख रहे जिसमें थोड़ा और थिंकिंग स्किल चाहिए होता है। ठीक, अदर देन 90% क्वेश्चन के अराउंड जो होता है कि 60-70 तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है, थोड़ा बहुत 20% के आसपास जो होता है कि मतलब थोड़ा प्रैक्टिस है तो कर पाओगे। तो अगर तुमने फार्मूला याद किया है, ये सारे वीडियो देख रहे हो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, तो वो भी 20% क्वेश्चन तुम कर सकते हो। बाकी के जो 10% थोड़ा थिंकिंग स्किल पे होता है कि मतलब ठीक है थोड़ा बहुत अगर सोच सकते हो चीज़ों को तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, वरना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो 10% प्रॉब्लम ही आएगा। अगर तुमने ये फॉलो किया है पूरा तो 90% क्वेश्चन तुम ईजिली कर सकते हो। यू आर रेडी टू गो फॉर 90% स्कोर इन फिजिक्स, दैट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग हियर। तो अगर तुम अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो दिस इज द स्कोर यू कैन अचीव। बाकी के जो 10% है वो तुम्हारे ऊपर है, थोड़ा अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा अगर सोच पा रहे हो, अप्लाई कर पा रहे हो, तो मतलब वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं डिट्टो 100%, मतलब कुछ भी
ऐसा भी नहीं होगा कि एक भी फॉर्मूला कहीं छूटा हुआ है कि जो कि नीट का पार्ट है और यहाँ पे हमने नहीं किया है। एक भी पैटर्न जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वो हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। ठीक, मास्टर पे भरोसा रखो। नंबर ऑफ व्यूज़ देख के इस वीडियो को मास्टर को जज नहीं करना है, पहले मास्टर पूरा चीज़ फॉलो करो और फिर मतलब देखो मसाला क्या यहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है। जो इंडिया का द बेस्ट कंटेंट है, मतलब तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है, उनका अगर कंटेंट जाके देखो और यहाँ पे कंटेंट देखो, मतलब तुम्हें ज़्यादा ही मिलेगा यहाँ पे, उससे कम नहीं मिलेगा। और हम चीज़ें इफ़िशिएंट वे में करते हैं, मतलब कम समय में तुम ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो। अभी सबसे ज़्यादा कमी जो है तुम्हारे पास टाइम का है, टाइम नहीं है, तो हम फालतू के इधर बकवास नहीं करेंगे और इधर उधर मतलब बिना मतलब का ज्ञान नहीं देंगे। जैसे डायरेक्ट पॉइंट की बात, डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, डायरेक्ट चीज़ें करेंगे। और बोलोगे कि अभी तुम खुद ही बकवास कर रहे हो, तो अभी थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कभी कभी बकवास थोड़ा सा करना पड़ता है कि भरोसा रखो, चीज़ें फॉलो करो टू द एट द एंड, मतलब सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म स्पेयर ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज व्हाट। सेल के बारे में बोल रहे हैं, तो लेट से कोई इलेक्ट्रिक सेल है, तो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, हमें पता है क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। सेल मतलब खोखला, अंदर कुछ नहीं, चार्ज पूरा सरफेस पे ही होता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R²। ये भी हमने देख रखा है। अंदर की बात पूछ रहा है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड और डायरेक्ट थियरी बेस्ड था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का आप देख रहे हो यहाँ पे, मतलब एलॉन्ग सिलेंडर कैरी पॉजिटिव चार्ज प्लस सिग्मा ऑन अपर सरफेस एंड नेगेटिव सरफेस चार्ज माइनस सिग्मा इन द लोअर सरफेस। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अराउंड द सिलेंडर विल लुक लाइक व्हाट। ओके, मतलब कोई सिलेंडर है, मतलब ऐसा ये सिलेंडर है, अंदर ऐसे गया हुआ है सिलेंडर का, तुम्हें ये सिर्फ टिप दिख रहा है और ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नीचे नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा दिखेगा वो हमें प्रिडिक्ट करना है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज के अंदर घुसता है। ठीक, तो यहाँ पे बात करोगे तो पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, नेगेटिव में घुस रहा है, तो ये भी हो रहा है, ये भी वैसे ही हो रहा है। पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव में घुस रहा है, ये भी वैसे ही हो रहा है, ये भी वैसे ही हो रहा है। पर इसमें से सही कौन सा है। अब दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंटिन्यूअस लूप बनता है। ठीक, तो कंटिन्यूअस लूप होता है, तो देखो ये वाला चीज़ें कंटिन्यूअस है, इसमें देखोगे तो मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और फिर ये भी इन्फिनिटी से आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे देखोगे तो इस पॉइंट पे ये शार्प टर्न ले रहा है, शार्प टर्न भी ऐसे नहीं लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कंटिन्यूअस लूप होगा, कंटिन्यूअस लूप होगा मतलब हर जगह पे वो कंटिन्यूअस जाएगा। अगर तुम मैथमेटिक्स में कंटिन्यूअस चीज़ें पढ़ रखे होगे तो मतलब ये नॉन डिफाइंड है। शार्प टिप पे यहाँ पे जो स्लोप और यहाँ पे स्लोप अलग अलग है, तो मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव नॉन डिफाइंड होगा। ये शार्प कॉर्नर है, तो शार्प कॉर्नर ऐसा नहीं लेता है, कंटिन्यूअस लेता है। तो मतलब जो करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम होगा वो ये वाला होगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ रीजन, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी व्हाट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E.S और E.DS। तो यहाँ पे जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E.DS या फिर E.S वेक्टर भी लिख सकते हो। यहाँ पे चीज़ें कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल होता है तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल E.DS। अगर वेरिएबल चीज़ें होती तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता और एस भी चेंज होता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है कांस्टेंट है और एरिया वेक्टर भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E.S, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 8I कैप प्लस 8J कैप प्लस K कैप इलेक्ट्रिक फील्ड, डॉट एरिया वेक्टर कितना है, 10I कैप, बाकी कुछ है नहीं तो मतलब बाकी सब जीरो है, 0J कैप प्लस 0K कैप, ऐसा है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या, I to I, J मतलब I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ, सबको मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो। तो 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 80 प्लस ये कितना हो जाएगा, 0, और ये इसके साथ जोड़ोगे मतलब 1 इंटू 0 0 और 8 इंटू 0 0, तो प्लस 0 0, तो नेट जो फ्लक्स होगा वो क्या 80 हो जाएगा। ठीक, 80 मतलब, अच्छा अब यहाँ पे देखोगे दो चीज़ें दे रखा है 80 में, यूनिट का भी गेम है यहाँ पे, ये ध्यान से देखो। 80 दो ऑप्शन है, अब यूनिट कौन सा सही है, तो यूनिट कैसे डिसाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर।
तो जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड वाला सिर्फ मीटर दे रखा है तो वो गलत है, मतलब फोर्थ वाला सॉरी। तो मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि ये सही यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक और जो फ्लक्स का यूनिट होता है वो क्या होता है, वेबर, WEBER, इसको शॉर्ट में WB ऐसे भी लिखते हैं। तो 1 वेबर जो होता है वो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर होता है। ये भी ऐसा यूनिट है बेसिकली, तो दोनों सेम ही है, बट कभी कभी फ्लक्स को वेबर में भी मतलब नापा जाता है। वेबर साइंटिस्ट का नाम है, किसी साइंटिस्ट के उपाधि में दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकेंड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल सेट ऑफ विथ लाइक चार्ज ऑफ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी व्हाट। ओके, मतलब दो पैरेलल सेट ऑफ चार्ज है ऐसे, और दोनों पे सेम लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, कुछ भी ले सकते हो। जीवन आसान बनाने के लिए हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, प्लस सिग्मा, ठीक। और दोनों पे बोल रहे हैं कि सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब इस पर भी सिग्मा है तो इसमें भी सिग्मा ही है। और लाइक चार्ज मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले अगर हम दोनों पे मतलब सेम ही चार्ज है तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सेट ऑफ चार्ज क्या होता है, फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होती है, σ/2ε0 ड्यू टू इनफाइनाइट सेट ऑफ चार्ज, ठीक है। पर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वेक्टर एडिशन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, मतलब दोनों पॉजिटिव है तो अगर ये इसकी वजह से देखें तो इधर होगा, इस वाले सीट की वजह से। इस वाले सीट की वजह से देखें तो क्या होगा, इधर होगा, मतलब अवे फ्रॉम द सीट, तो इधर होगा। अब दोनों के लेट से इसको E1 बोल देते हैं, इसको E2 बोल देते हैं। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा E1 E2 वो तो बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों पे सरफेस चार्ज सेम ही है, तो σ/2ε0 σ/2ε0। और दोनों उल्टा डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 - E2। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 - E2 के बराबर होगा, और दोनों का वैल्यू σ/2ε0 ही है। तो भावनाएं समझ गए होंगे कि क्या आंसर आने वाला है, दोनों कटफट के मर जाएंगे, तो 0 हो जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों के बीच का वो 0 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सवाल समझ में आया, ठीक। मतलब दोनों उल्टा डायरेक्शन में होंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज with linear charge density plus lambda and minus lambda are placed at a distance 2r in free space, ठीक है। What is the electric field midway between the two line charge, मतलब दो लाइन चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सवाल क्या दे रहा है कि दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो लेते हैं लेट्स से ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, एक दूसरा इनफाइनाइट लाइन चार्ज ही है, मतलब पूरा ऊपर की तरफ फैला हुआ है। दोनों पे जो चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे प्लस लैम्डा, यहाँ पे माइनस लैम्डा है, तो इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा लेट से, और इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेट से उसको माइनस लैम्डा बोल देते हैं, ठीक। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2r, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्ज, मतलब दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। मिडवे मतलब लेट से यहाँ पे इसको बोल देते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे और इसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे वेक्टोरियली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी वजह से मतलब इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो लेट से उसको हम E1 बोल देते हैं, ठीक। ये इसकी वजह से, इस लाइन चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, निगेटिव है, तो निगेटिव है तो उसी के डायरेक्शन में होगा, मतलब सेम ही डायरेक्शन में होगा। तो जो E2 जो होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा, E2 जो है वो इसकी वजह से है। दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको वेक्टोरियली अगर हम ऐड करेंगे तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिंपल E1 + E2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन वाइज हम बात करें तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो दोनों को सिंपल ऐड कर देंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, सिंपल, ठीक। अब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी ले लिया है,
साइन के साथ डायरेक्शन ले लिया। अब E1 की मैग्नीट्यूड क्या होगी और E2 की मैग्नीट्यूड क्या होगी वो देखते हैं। तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है 2k लैम्डा बाई आर। तो E1 क्या हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 2r है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, सिर्फ r के बराबर होगा, तो मतलब r वही वाला r हो गया, ठीक। प्लस E2 की वैल्यू क्या, अगेन 2k लैम्डा बाई आर, अगेन डिस्टेंस जो होगा मतलब ये वाला डिस्टेंस वो भी r के बराबर ही होगा, और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है लैम्डा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी लैम्डा ही होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा 2 + 2 4k लैम्डा बाई आर, ठीक। अब यहाँ पे इसी के टर्म में पूछ रहा है, k जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कुछ लिख रखा है, तो k की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वो जो होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ Q ऑफ साइड L, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट्स फेस विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। वो मतलब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो सेंटर ऑफ द क्यूब पे रखा गया है, मतलब क्यूब के सेंटर पे रखा गया है, मतलब लेट्स से ये कोई क्यूब है तो उसके सेंटर पे चार्ज रखा गया है Q, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेस क्या होगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू व्हाट, तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब जो होगा वो चार्ज इनक्लोज्ड मतलब Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो ये जो फ्लक्स हुआ ये तो हुआ कि टोटल क्यूब की वजह से, यहाँ पूछ रहा है सिर्फ एक फेस की वजह से कितना होगा। तो एक क्यूब में कितना फेस होता है, मतलब कितना ये थोबड़ा होता है, ऐसे ऐसे कितने थोबड़े होते हैं, 6 थोबड़े होते हैं, 4 मतलब ऐसे, और एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल 6 फेस हो गए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस जो होगा वो 1/6 ऑफ द टोटल फ्लक्स के बराबर होगा, और टोटल फ्लक्स कितना है Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस होगा वो Q/6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट मतलब थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब आगे डाइपोल पे आते हैं। डाइपोल का कैसे करेंगे, ये बोल रहा है 2 पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 100 मीटर, 100 एंगस्ट्रॉन नॉट मीटर, ठीक है। A point P is at a distance 10 cm from the midpoint and on the perpendicular bisector of the line joining the two charge, the electric field at point P will be, क्या होगा, मतलब दे रखा है कि एक डाइपोल है जिसका एक +1 माइक्रोकूलम है और एक -1 माइक्रोकूलम है, ठीक। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 100 एंगस्ट्रॉन, मतलब R जो है R की वैल्यू कितना दे रखा है 100 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन मतलब क्या होता है 10 to the power -10, मतलब 100 × 10 to the power -10 मीटर, ऐसा R की वैल्यू दे रखा है, ठीक। अब पूछ रहा है कि अ पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, एक पॉइंट P है जो कि 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मतलब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पे पॉइंट P है और ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक। लेट्स से दोनों के बीच के डिस्टेंस को D बोल देते हैं, तो इसको D बोल देते हैं और इसको R बोलते हैं, ठीक। तो R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100 मीटर, तो मतलब 0.1 मीटर ऐसा है, ठीक। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी KQ/R, मतलब पहले तो ये कौन सा देखा जाए तो क्या है, 2 पोजीशन होता है, ये एक एक्सियल पोजीशन होता है, एक इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे एट अ डिस्टेंस R इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है -KP/R3,
इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, माइनस के पी बाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला सिंपल अप्लाई कर देंगे। पी जहाँ पे क्या, डाइपोल मोमेंट, अगर डाइपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करें तो लेट से पहले डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। पी डाइपोल मोमेंट मतलब क्या, क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्यू की वैल्यू कितना दे रखा है, 10⁻⁻⁶ 1 माइक्रोकूलम, मतलब 1 × 10⁻⁻⁶। डी मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, ये रहा, ये उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁸ हो जाएगा। 10⁻10 + 2 10⁻8 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो गया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, 10⁻14 कूलम मीटर, नॉट सेंटीमीटर, ये कूलम मीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट पी की वैल्यू। ठीक, अब पी की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। के की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ और आर की वैल्यू क्या, डिस्टेंस यहाँ पे ये दे रखा है। सारा वैल्यू अगर चेप दे तो हमें फाइनल फार्मूला क्या मिलेगा। तो इसमें अगर हम सारा वैल्यू पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, के मतलब 9 × 10⁹, पी मतलब 10⁻14 बाई आर क्यूब मतलब 0.1 का क्यूब। ठीक, अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻1 तो 10⁻³ बन जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 बन जाएगा। तो 10⁻+3 और +9, 9 + 3 कितना, 12 +12 और -14, तो +12 - 14 कितना हो जाएगा, -2। तो ये बनेगा 9 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा आंसर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी। ये मतलब क्या, 0.909, मतलब 9 × 10⁻² को क्या लिख सकते हो, 0.09 न्यूटन पर कूलम ऐसे लिख सकते हो। तो मतलब फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन मतलब ये फाइनल आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 2 पॉइंट चार्ज दिस एंड दिस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस L एज शोन इन द फोटो। ठीक है, एक +Q -Q दो L डिस्टेंस पे रखा गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस R विल वैरी एज व्हाट। मतलब ये बेसिकली एक डाइपोल है। अब इससे R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरीके से वैरी करता है। तो हमें पता है कि डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1/r³ से वैरी करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³, जो डिस्टेंस से r³, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड r³ आया है, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे या फिर एक्सियल पोजीशन पे। यहाँ पे होता है 2 kp/r³, यहाँ पे -kp/r³, बट वेरिएशन जो होता है 1/r³ से ही होता है। ठीक, तो जो वेरिएशन होगा 1/r³ होगा, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखेंगे। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/r² से वैरी करता है, लेकिन डाइपोल के लिए एट अ लार्जर डिस्टेंस पे, इसका मतलब क्या है कि लार्जर डिस्टेंस मतलब r की वैल्यू बहुत ज़्यादा है L के कंपेरिजन में। तो डाइपोल के लिए एट अ लार्जर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1/r³ से वैरी करता है। ये ध्यान में रखेंगे। ये PYQG है बेसिकली, देख लो, मतलब 2022 का मतलब डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस PYQG में आता है। यहाँ पे जो जिसने भी क्वेश्चन में ईयर दे रखा है वो सारे PYQG हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये भी PYQG है, कोविड वाला केस। अब ये क्वेश्चन क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट p इज गिवन बाय व्हाट। मतलब लेट से कोई एक डाइपोल है p और इससे इक्वेटोरियल प्लेन पे, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब परपेंडिकुलर वाला जो प्लेन होता है डाइपोल के अलोंग, ये एक्सियल प्लेन होता है, और ये परपेंडिकुलर वाले पे इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं इसको। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे एट अ डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, -kp/r³, हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है। ठीक, यहाँ पे जो होता है इसके अलोंग 2 kp/r³ होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमसे पूछा जाए तो -kp/r³, k मतलब 4πε0, तो इसको अगर हम लिख दें यहाँ पे 4πε0 का टर्म में दे रखा है तो 1/4πε0 p वेक्टर बाई r³, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको अगर देखोगे तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। यहाँ पे माइनस साइन भी है, तो थर्ड वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, तो मतलब यह फाइनल आंसर हो जाएगा। ये भी देखो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, और ये कोविड वाला PYQG है।
तो मतलब काफ़ी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फार्मूला, मतलब मैं बोला ना कि मतलब फार्मूला याद है और थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो तो मतलब 60 से 70% तो फार्मूला बेस्ड होता है। तो ये भी देखो, ये फार्मूला बेस्ड ही था, ये भी पीवाई क्विज फार्मूला बेस्ड ही था। तो मतलब सिंपल सिंपल से जो हम बाकी के प्रॉब्लम कर रहे हैं वो ज़्यादा थोड़े स्टैंडर्ड के हैं, मतलब कंपेयर टू पीवाई क्विज। सेफ साइड में रहने के लिए हम थोड़े से स्टैंडर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे, सीधा मतलब सारा इजी क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, कुछ कुछ इसमें इम्बेडेड, तो कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी लेके उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन इज व्हाट। मतलब एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन, ये लेट से कोई अगर डाइपोल है, ये कोई डाइपोल है, तो इक्वेटोरियल प्लेन मतलब इधर वाले प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इक्वेटोरियल प्लेन पे उल्टा डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है -kp/r³, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है डाइपोल से उल्टा वाले डायरेक्शन में होता है। ठीक, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। डाइपोल मोमेंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, मतलब इस यहाँ पे इधर इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। तो जो एंगल होता है वो कहीं भी 180 डिग्री होता है इक्वेटोरियल प्लेन पे। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब इस प्लेन पे कहीं भी तुम लो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर ही होगा और डाइपोल मोमेंट इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, तो हमेशा 180 डिग्री होता है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिस और प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस दिस। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब ये मतलब सिंपल से ऐसा डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है। डाइपोल मोमेंट मतलब क्या, q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज की वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे, 8 माइक्रोकूलम, मतलब 8 इंटू 10⁻⁻⁶, और d डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना दे रखा है, 5 mm। 5 mm मतलब क्या, 10⁻⁻3। तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 40, और 10⁻⁻6 और -3, ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻9। तो 40 इंटू 10⁻⁻9 या फिर 4 इंटू 10⁻⁻8 लिख सकते हो इसको। ठीक, तो और यूनिट तो कूलम मीटर ही होगा, कूलम मीटर नॉट सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 10⁻⁻8 मतलब थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। An electric dipole is placed at an angle 30 degree with the electric field intensity 2 into 10⁵ Newton per coulomb. It experiences a torque equal to this. Calculate the magnitude of charge on the dipole if the dipole length is 2 cm. ठीक है, बहुत कुछ दे रखा है। पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है क्या वो देखते हैं। यहाँ पे टॉर्क की बात कर रहा है। सवाल क्या दे रखा है कि मतलब एक डाइपोल है, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल एक 30 डिग्री एंगल बनाया हुआ है, ऐसा पहले तो बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक, और बोल रहा है कि इस डाइपोल पे, मतलब ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P है, इस डाइपोल पे जो टॉर्क लग रहा है टाउ, उसकी वैल्यू दे रखा है यहाँ पे कितना, 4 न्यूटन मीटर ये टॉर्क लग रहा है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, इस डाइपोल पे चार्ज कितना होगा और डिस्टेंस भी दे रखा है, मतलब Q की वैल्यू क्या होगी वो, और डिस्टेंस दे रखा है। तो P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी, उसमें Q की वैल्यू पूछी जा रही है, D दे रखा है, D की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर टॉर्क दे रहेगा। कौन सा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मतलब किस तरीके से थॉट प्रोसेस तुम्हारा क्या होगा, पहले तो देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखा है, ये सिचुएशन है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है, टॉर्क के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे देखो टॉर्क दे रखा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये सोचो। टॉर्क इक्वल टू क्या, P क्रॉस E। P क्रॉस E मतलब PE साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू टॉर्क। P का फॉर्मूला क्या होता है, P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या, Q इंटू डी, तो वो लिख सकते हो Q इंटू डी इंटू E इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू टॉर्क। ये कुछ इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन में सोचो कि हमें Q कैलकुलेट करना है, ये वाला चीज़ कैलकुलेट करना है, तो देखो कि क्या बाकी की चीज़ें दे रखा है, क्या टॉर्क दे रखा है, थीटा दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी दे रखा है, यहाँ पे डी डिस्टेंस बिटवीन वो भी दे रखा है 2 सेंटीमीटर, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है 2 सेंटीमीटर। सारे इन्फॉर्मेशन दे रखा है, सिर्फ Q अननोन है। तो सिंपल इस वैल्यू, इस फॉर्मूले में सारे वैल्यू चेप देंगे और भूजा की तरह मिला देंगे, मतलब तो मतलब Q की वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक, तो बस कार्यक्रम
शुरू करते हैं। क्यू डी की वैल्यू कितना 2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2/100 इंटू ई की वैल्यू क्या दे रखा है 2 × 10⁵ डाल देंगे यहाँ पे, इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितना 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू क्या दे रखा है 4 न्यूटन मीटर, 4 सिर्फ वैल्यू मैग्नीट्यूड डालेंगे। अब क्या करेंगे, इसको जालियांवाला बाग हत्याकांड बनाएंगे, 2 से 2 खत्म, काट कूट करेंगे, मतलब बेसिकली ये 2 से 2 टाइम्स में ये खत्म हो जाएगा, ये 10⁵ है, ये 10⁻² है, तो बचेगा क्या 10⁻³ बचेगा। ठीक, सबको मार मुर्गी दिया गया, मतलब काट कूट दिया गया। अब ये 10⁻+3 है, उसको उधर भेजेंगे, तो जो Q होगा वो क्या हो जाएगा 2 / 10⁻3, मतलब 2 × 10⁻³ कूलम, इसको 2 मिली कूलम भी लिख सकते हो, 10⁻³ को हम मिली लिख सकते हैं, तो जो चार्ज होगा वो 2 मिली कूलम, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, तो इस चैप्टर के सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट हुए और वीडियो का लेंथ मतलब 1 घंटा 15-20 मिनट से कुछ ज़्यादा एक्सीड हो गया है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, हालांकि स्टार्टिंग में मैंने प्रॉमिस किया था कि 2 चैप्टर के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, दूसरे चैप्टर का भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रेडी है यहाँ पे, मतलब सेकंड चैप्टर का, पर जो कि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको ऐसा करते हैं कि जो सेकंड चैप्टर है उसको अगले वीडियो में लाते हैं। ठीक, मैं अभी फ़िलहाल इसको अभी जस्ट पोस्ट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा एडिटिंग मतलब टीम गड़ेगी और मतलब पोस्ट कर देते हैं। जो दूसरा चैप्टर होगा उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगले वीडियो में लेते हैं, क्योंकि अगर इसका लिया तो फिर वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो 2 घंटे लगने वाले हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो पीछे हमने सॉल्व किया उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम इस वाले चैप्टर में है। तो लेंथ मतलब 3 घंटे 4 घंटे चले जाएंगे, उसमें तुम भी देख के मर जाओगे कि 3 घंटे 4 घंटे कैसे सॉल्व करें। तो लेंथ 1 से 1.5 घंटे के आसपास ही रखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे ले जाएंगे। अगर दोनों को कंपाइल किया यहाँ पे तो 3 से 4 घंटे लेंथ चला जाएगा, जो कि एक साथ फॉलो करना बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए भी। तो एक काम करते हैं कि इस वीडियो में हम इसी चैप्टर पे यहीं पे वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये जो अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, अगले वीडियो में मतलब तुरंत ही आ जाएगा। अगर ये आज अपलोड हो रहा है तो कल ये वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक, तो आज मतलब ये प्रैक्टिस कर लो। तो ठीक है, यहीं पे इसको रैप अप करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि चीज़ें अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा सॉल्व करके प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम सॉल्व करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करना है सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व। और इसके अलावा भी तुम्हें अगर और प्रॉब्लम चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक तो लिंक है, उस पर वेबसाइट पे एक रीडायरेक्ट होगा, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें PYQ के मिल जाएंगे, वो कर सकते हो, विद द डिटेल सोल्यूशन भी होगा वहाँ पे। या फिर तुम्हें पर्सनली चाहिए तो मेरे को मतलब बोलो नीचे कमेंट में, तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दिस भी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। पर आई होप कि टाइम की कमी होगी तो सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम हम यहाँ पे ले रहे हैं, पर इसके अलावा भी तुम्हें बहुत ज़्यादा अगर एक्साइटेड हो कि नहीं और थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कराओ तो वो भी तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, अगर नीचे कमेंट में बताए तो। ठीक, अगले बार से डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया जाएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर तुम्हें चाहिए तो। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है कि मतलब कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है ताकि हमारा भी प्रमोशन हो। प्रमोशन का काम भी तुमसे ही कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो मतलब प्रमोशन का काम इतना तो कर ही सकते हो। जो भी दोस्त कम्युनिटी है उसमें भेज दो कि मतलब मास्टर है, अच्छा ही पढ़ा रहा है, ठीक ठाक पढ़ा रहा है, मास्टर देखने में नया लग रहा है पर मास्टर पढ़ा ठीक ठाक रहा है। थोड़ा झूठी तारीफ भी कर देना, मतलब ताकि मतलब वो देखना शुरू करे, उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा बकैती नहीं, और मिलते हैं अगले वीडियो में।